गुड इवनिंग एवरीवन, रट्टा फ्राई चैनल में सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी की होने वाली है। हम देखने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसका नाम है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। पॉलिसी मींस होता है स्ट्रेटजी और इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्रीज के लिए। गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडिपेंडेंस होने के बाद जो हमारी कंट्री बहुत बुरी तरह जूझ रही थी बहुत सारी प्रॉब्लम से, तो उनको लगा कि जो इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, उनको प्रमोट करना बहुत जरूरी है। और उनको प्रमोट करने के लिए कि जिससे कि उनकी ग्रोथ की जा सके, उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को लागू किया। ऐसे रेजोल्यूशंस बनाए जो कि इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रहे थे। अभी प्रमोट कैसे करेंगे? जो पब्लिक सेक्टर है, पहले हमारी कंट्री में पब्लिक सेक्टर्स का बोलबाला हुआ करता था, मतलब कि सिर्फ बहुत ज्यादा पब्लिक सेक्टर हुआ करते थे, गवर्नमेंट द्वारा गवर्न की हुई इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, कंपनी हुआ करती थी, तब प्राइवेट सेक्टर इतना नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि जो पब्लिक सेक्टर है उसको एक बड़ा स्टेप आगे उठाना पड़ेगा जिससे कि ग्रोथ हो इंडस्ट्रीज की, और उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर्स को भी उनका साथ देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं था, हम लोग कर्ज में थे, वो ज्यादा इंडस्ट्री खोल नहीं सकते थे क्योंकि पहले से कर्ज में थे। तो जो प्राइवेट सेक्टर है लाइक बिरला या फिर आपके टाटा, इनको आकर इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी जिससे कि कंट्री की ग्रोथ हो और कंट्री एक अच्छी इकोनॉमी के लिए रन करे। तो हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी की। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। Industrial policy is the strategic effort of government to encourage the development and growth of all manufacturing firm। मैंने क्या कहा, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं वो क्या है, स्ट्रेटेजिक एफर्ट है किसका, गवर्नमेंट का। क्यों? जिससे कि इंकरेज किया जा सके किसको, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरिंग फर्म। मैंने देखो बात समझो, यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी इसलिए आया था, ये एक स्ट्रेटेजिक एफर्ट है गवर्नमेंट का जिससे कि इंकरेज किया जा सके किसका, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ किसकी, मैन्युफैक्चरिंग फर्म की। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो मशीन्स बनाती हैं या कोई भी चीज बनाती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं उनको प्रमोट किया जा सके, उनकी ग्रोथ की जा सके, जो बाहर से सामान हम मंगाते हैं वो हमें कंट्री में अवेलेबल हो जाए, इसलिए इनका ग्रोथ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब इसकी ग्रोथ के लिए 1948 में शुरुआत की गई जिसका नाम था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, और इसको बोलते हैं 1948। ठीक है, मैंने दो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में बात की है, वैसे 7 to 8 है, ठीक है, बट हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट है, मैंने 2 को ही लिया है क्योंकि आपको लिमिटेड पढ़ना है, आपकी एग्जाम में जो आए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट दो है, एक तो शुरुआत वाला और एक इसके बाद वाला, जिसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, हम 2 को पढ़ेंगे। तो इसमें क्या हुआ था, ये 1948 में हुआ था, 8 अप्रैल 1948 में इस रेजोल्यूशन पे बात की गई थी। ये बोला गया था कि हम इंडस्ट्रीज की ग्रोथ पर बात करने वाले हैं। जैसा हमने लास्ट क्लास में देखा था कि एग्रीकल्चर के लिए 1960 में बात की गई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन की मैंने क्लास ली थी, उसमें बताया था। उससे पहले हमें इंडस्ट्रीज की नीड क्या है, जब आपको पता है कि 50 से 60% आपकी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, तो पहले इंडस्ट्रीज के बारे में क्यों सोचा गवर्नमेंट ने? इसलिए सोचा क्योंकि इंडस्ट्रीज की जो ग्रोथ है, इनसे जो पैसा आएगा, जो ये कमाते हैं, ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये जब इंडस्ट्रीज हम यहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग फर्म खोलेंगे तो बाहर की जो कंपनी है वो आके हमसे रॉ मटेरियल लेंगे और हमसे सामान लिया करेंगे, जिससे कि हमारी कंट्री की ग्रोथ हो सकती है। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट इसलिए जरूरी था क्योंकि उसमें पॉवर्टी और हंगर को कंट्रोल करना था। इंडस्ट्रियल की ग्रोथ इसलिए इंपॉर्टेंट है जिससे कि कंट्री की इकोनॉमी को संभाला जा सके, कंट्री में बाहर से पैसा आ सके। हमारे पास इतना पैसा नहीं था क्योंकि ब्रिटिशर्स हमको बर्बाद करके गए थे। तो मैंने क्या कहा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लागू हुआ था 1948 में, ये 8 अप्रैल 1948 को लागू हुआ था। और इसमें पॉइंट ये है कि इस दिन क्या किया गया था, मॉडल ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डिसाइड किया गया था। मॉडल ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम मतलब कि इंडियन जो इकोनॉमी है वो कौन से सिस्टम पे वर्क करने वाले हैं। सिस्टम मैंने 3 बताए थे इकोनॉमिक के, जो पहली क्लास को पता होगा। एक आपका था सोशलिस्ट, ठीक है, एक आपका था कैपिटलिस्ट और एक आपका था मिक्स्ड। ठीक है, जिनको याद है उनको पता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी पे हमारी कंट्री वर्क करती है। तो जो मिक्स्ड इकोनॉमी है इस पर हमारी कंट्री वर्क करेगी, ये डिसाइड किया गया था किसमें, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 में। ठीक है, तो एक तो ये कंट्री का पहला रेजोल्यूशन था, पॉलिसी रेजोल्यूशन, जो किसके लिए था, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए। और दूसरा क्या था, इसी में ही फिक्स किया गया था कि हमारा मॉडल क्या होगा इकोनॉमिक सिस्टम, जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी पर करने वाली है इंडिया। मतलब कि न तो ज्यादा हक देगी गवर्नमेंट को पूरा हक देगी, ना ही जो बाहर के लोग हैं जिन्हें कैपिटलिस्ट बोलते हैं उनको पूरा हक देगी। मतलब दोनों के साथ से, दोनों के विकास
बाद से हम क्या करेंगे, अपनी जो इकोनॉमी है उसको ग्रो करेंगे। न तो हम पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर को देंगे जिससे कि जो सोशल वेलफेयर उसको छोड़ दिया जाए, ना हम गवर्नमेंट को देंगे जिससे कि प्राइवेट सेक्टर ना आ पाए, हम दोनों को साथ में लेके चलेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी वर्क करेंगे, इसमें डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, हाईलाइट्स बातें हैं जो इसमें इस 1948 वाले रेजोल्यूशन में उन पर डिस्कशन हुआ था या फिर उनको प्रमोट किया गया था, उनको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, पहला है, इसलिए मैं इसको अच्छे से समझा रहा हूं। ठीक है, दो को मैंने लिया है, एक्स्ट्रा को नहीं लिया। तो पहला इसमें है कि इंडिया विल बी अ मिक्स्ड इकोनॉमी, बता दिया मैंने कि इंडिया क्या होगी, मिक्स्ड इकोनॉमी होगी। दूसरा है सम ऑफ द इंडस्ट्रीज वर पुट अंडर द सेंट्रल लिस्ट सच एज कोल, मतलब कि जो कोल है, कोयला है, पावर मतलब बिजली है, उसके बाद रेलवेज, आप जानते हो रेलवेज के बारे में। ठीक है, जो रेलगाड़ियां वाली जो भी इंडस्ट्रीज है, सिविल एविएशन जो कि फ्लाइंग वाला होता है, इसमें पायलट बनते हैं, उसके बाद आर्म्स हथियार, ठीक है, और डिफेंस, ये जो सारी इंडस्ट्रीज हैं ये रहेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। इसमें डिसाइड किया गया कि जो कोल, पावर, रेलवे, सिविल एविएशन, आर्म्स एंड डिफेंस की इतनी भी इंडस्ट्रीज हैं ये किसके हाथ में रहेंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहेंगी, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्व नहीं होगा। दूसरा इसमें डिसाइड किया गया सम अदर इंडस्ट्रीज यूजुअली ऑफ मीडियम कैटेगरी, जो मीडियम कैटेगरी की कुछ इंडस्ट्रीज हैं उनको रखा गया स्टेट लिस्ट में, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में रखा गया। वो ऐसे थी जैसे कि पेपर, मतलब कि जो पेपर बनाने वाली कंपनियां हैं, उसके बाद मेडिसिन्स, जो मेडिसिन्स बनाती हैं, ठीक है वो, और टेक्सटाइल्स जो टेक्सटाइल पे वर्क करती हैं, एंड साइकिल्स बनाने वाली, एंड टू व्हीलर्स बनाने वाली। ठीक है, ये जो भी कंपनियां थी इनको रखा गया किसमें, जो हमारा क्या बोलते हैं स्टेट लिस्ट में रखा गया इन सबको। तो आपने देखा कि इसमें तीन बातों पर डिस्कशन हुआ। एक तो इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी होगी, ठीक है, मतलब वो सोशलिस्ट या कैपिटलिस्ट को छोड़कर मिक्स्ड इकोनॉमी पर करेगी। दूसरा की जो कोयल, पावर, रेलवे, सिविल एविएशन, आर्म्स और डिफेंस है, ये जितनी भी कैटेगरी इंडस्ट्रीज की, इनको रखा गया सेंट्रल लिस्ट में, और ये स्टेट लिस्ट में थी पेपर, मेडिसिन, टेक्सटाइल, साइकिल्स एंड टू व्हीलर्स, इन कंपनियों को रखा गया किसमें, स्टेट लिस्ट में। तो ये सारा डिस्कशन हुआ था 1948 के रेजोल्यूशन में। ठीक है, और रेजोल्यूशन बनाया गया था 10 साल के लिए। कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। तो 1948 के बाद 1958 में इसको एग्जामाइन करना था कि जो रेजोल्यूशन हमने बनाया है, जिन चीजों पे बात की है, क्या वो सही चल रहा है। लेकिन उससे 2 साल पहले, मतलब 1956 में ही हमने क्या किया, दूसरा रेजोल्यूशन पास किया, क्योंकि हमारी कंट्री को जल्दी अपग्रेड करने की नीड थी और कुछ पॉइंट्स को समझ में आया कि जिनको लागू करके हम क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो अभी कछुए की तरह दौड़ रही है उसको हम खरगोश की तरह दौड़ा सकते हैं। तो मैंने क्या कहा कि 1948 के बाद 10 साल का रखा गया था, तो 1958 में इसको दोबारा रेजोल्यूशन लाना था, लेकिन 1956 में लाया गया, मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 10 साल के लिए बनाया गया था, जो 1948 में, वो 1958 में आना चाहिए था, लेकिन 1956 में लाया गया। क्यों लाया गया, कुछ पॉइंट्स थे जिन पर बात करने से क्या हो सकता था कि जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो दुगनी स्पीड से हो सकती थी, इसलिए हमें क्या किया गया, 1956 में लाया गया, 2 साल पहले। अब जब इतने पहले लाया है तो मतलब इंपॉर्टेंट होगा तभी लाया होगा। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे लिए 2 रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में भी, और आपकी जो नॉलेज है उसके लिए भी। एक्स्ट्रा जो भी रेजोल्यूशन है 1991 से पहले, मतलब एक और आता है जिसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म होता है 1991, जिसके बारे में मैंने बताया था एलपीजी, अगर आपको याद होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मैं क्लास ले चुका हूं, जिन्होंने नहीं ले लेना। ठीक है, बहुत डीपली क्लास ली है, हर एक मुद्दे पे बात की है, डीपली बात की है। अगर आपको ये वाला क्लास नहीं लिया, ठीक है, तो इंडस्ट्री का थोड़ा सा आपको नॉलेज कम रहेगा, लेकिन जो आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में इंपॉर्टेंट है, 2 रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 1991 का इंपॉर्टेंट है। 1991 की ऑलरेडी मैं क्लास ले चुका हूं, बहुत अच्छे से ले चुका हूं, तो मैं नहीं चाहता कि इसको मैं यहाँ पे दोबारा डिस्कस करूं, इसलिए मैं जस्ट 2 रेजोल्यूशन बात करने वाला हूं। तो 1948 का मैंने आपको समझा दिया, 1956 की बात करते हैं। ठीक है, तो 1956 में क्या हुआ था, इट वॉज अ क्लियर डिक्लेरेशन, मतलब क्लियर डिक्लेरेशन किया था गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट को समझ में आ गया था कि हम कहां पे गलती कर रहे हैं, हमसे मिस्टेक कहां पे हो रही है। ठीक है, तो क्लियर डिक्लेरेशन बाय गवर्नमेंट था टू प्ले अ लीडिंग रोल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट को ही लीडिंग रोल प्ले करना पड़ेगा किसमें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। अब ऐसा गवर्नमेंट को क्यों लगा, देखो सिंपल सा है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं,
इतनी इंडस्ट्रीज नहीं हुआ करती थी, इतना बिजनेस नहीं चलता था उनका, क्योंकि गवर्नमेंट का ज्यादा बोलबाला था, तो उनके पास कैपिटल नहीं थी, उनके पास पैसे नहीं थे कि वो इन्वेस्ट कर सके। मैंने क्या कहा, जो प्राइवेट सेक्टर थे उनकी कंपनियां इतनी नहीं चलती थी, क्योंकि गवर्नमेंट का बोलबाला था। पहले हर कोई इंसान गवर्नमेंट का सामान लेना चाहता था, और प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर देखती है और प्राइवेट सेक्टर क्या देखता है, प्रॉफिट क्या बोलते हैं, प्रॉफिट मेकिंग देखता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को खुद लीडिंग रोल लेना पड़ेगा, किसके लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। ये क्लियर डिक्लेरेशन किया गवर्नमेंट ने, लेकिन उनको सपोर्ट चाहिए था किसका, प्राइवेट सेक्टर का। तो इसमें ये डिस्कशन हुआ था कि हम इसमें लीड करेंगे, हम इसमें पूरी जो भागीदारी पूरी निभाएंगे। गवर्नमेंट ने बोला जो हमारे सीपीयूज हैं, ठीक है, या फिर हमारी पीएसयू हैं, जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियां हैं, ठीक है, उनको हम लीड करेंगे, लेकिन हमें आपका साथ चाहिए। आप हमारे साथ बने रहो, हमारा थोड़ा साथ देते रहो, जिससे कि हम इसमें कामयाब हो सके। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने 1956 में डिक्लेयर कर दिया कि हमें जो गवर्नमेंट की जो कंपनियां हैं, पीएसयूज है, मतलब कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, इनको लीड रोल निभाना पड़ेगा, ठीक है। उसमें 2-3 सीपीएसयूज और एक थी एसपीएसयूज, मतलब कि सीपीएसयू मतलब है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और एसपीएसयू मतलब है स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। एक तो सेंट्रल के जो अंडर थी वो और स्टेट के अंडर थी वो, दोनों को मिलकर, उनके साथ प्राइवेट कंपनियों को भी मिलकर हमें एक साथ वर्क करना पड़ेगा, जिससे कि इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो इसमें ये डिक्लेरेशन किया गया। उसके बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 को 3 शेड्यूल में बांटा गया। कितने में बांटा गया, 3 शेड्यूल में बांटा गया, कि हम 3 शेड्यूल पे बात करेंगे, ठीक है। तो शेड्यूल क्या थे, 3 शेड्यूल में बांटा गया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी, ठीक है। 1956 में क्या किया गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको 3 शेड्यूल में बांटा गया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, ठीक है। अब इसमें क्या था कि जो शेड्यूल ए है, इसमें बोला गया था कि इंडस्ट्रीज जितनी भी इंडस्ट्रीज के अंडर आती हैं वो गवर्न की जाएंगी, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब कि इसमें प्राइवेट सेक्टर या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी भागीदारी नहीं होगी। शेड्यूल ए में जो भी इंडस्ट्रीज आएंगी वो सारी इंडस्ट्रीज सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न की जाएंगी, उसमें स्टेट और प्राइवेट का कोई लेना नहीं है। तो जैसे कि इसमें आई थी आपकी इंडस्ट्रीज, हम पहले पढ़ चुके, फ्री पढ़ लेते हैं। इसमें थी आपकी आर्म्स, ठीक है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, वही है अस्त्र शस्त्र वाली, ठीक है, इसमें आपके असली हथियार आते हैं वो। उसके बाद एटॉमिक एनर्जी आपकी रॉकेट जो भी आपके जाते हैं, लाइक आपका इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो सभी एनर्जी इसमें आ रही थी। उसके बाद आपका आयरन एंड स्टील, जिसमें बहुत बड़ा नाम है टाटा जी का, ठीक है, ये इसमें आ रही थी। उसके बाद हैवी मशीनरीज, जो बड़ी मशीनरी है, लाइक रेलवेज के लिए या फिर आपकी जो भी एविएशन वाले हैं, लाइक फ्लाइट्स के लिए, एरोप्लेन्स के लिए, वो मशीनरीज। फिर मिनरल ऑयल्स, मतलब कि आपका पेट्रोलियम, ये सब किसमें आने वाले थे, स्टेट गवर्नमेंट। और लास्ट में कोल और है, कोयला, क्योंकि उस टाइम कोयले की बहुत ज्यादा डिमांड थी रेलवेज के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये सारी इंडस्ट्रीज और भी इंडस्ट्रीज थी, टोटल 17 इंडस्ट्रीज थी। कितनी थी, 17। शेड्यूल ए में आई थी, किसके द्वारा गवर्न करने होने वाली थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर थी। शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज थी गवर्नमेंट के द्वारा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके अंडर में थी, कि इन इंडस्ट्रीज पे वर्क सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ये शेड्यूल ए में दिया गया था, किसके, 1956 के आईपीआर में, इंडिया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन में, ठीक है। और शेड्यूल बी की बात करें, इसमें क्या था, इसमें स्टेट गवर्नमेंट को हक दिया गया था कि आपके अंडर में 12 इंडस्ट्रीज आएंगी। कितनी आएंगी, 12 इंडस्ट्रीज विच वुड बी प्रोग्रेसफुली ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसमें थी आपकी एल्युमिनियम, कौन सी देख लेते हैं, एल्युमिनियम थी, माइनिंग के लिए थी, ठीक है, जो माइनिंग की इंडस्ट्रीज है उनके लिए थी। उसके बाद मशीन्स, टूल्स, जो मशीन हैवी मशीन से उनके जो टूल्स हैं उनको बनाने का काम किसके अंडर में था, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। उसके बाद ड्रग्स, जो मेडिसिन के लिए चाहिए, या मेडिसिन मान लो आप, ड्रग्स या मेडिसिन बात देखिए। उसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये सारे जो इंडस्ट्रीज थी ये सभी। उसके बाद रोड एंड सी ट्रांसपोर्ट, ये मेन इंडस्ट्रीज मैंने आपको बता दी, और भी थी, 12 इंडस्ट्रीज पूरी थी, ठीक है। तो ये जो इंडस्ट्रीज थी ये थी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। मैंने क्या कहा,
आर्म्स एंड एल्यूमिनेशन मतलब अस्त्र शस्त्र, एटॉमिक एनर्जी, आयरन एंड स्टील, हैवी मशीनरी, मिनरल ऑयल्स और कोल जैसी जो इंडस्ट्रीज थी वो शेड्यूल ए के अकॉर्डिंग 17 इंडस्ट्रीज सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थी और शेड्यूल बी के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में 12 इंडस्ट्रीज आई थी, जिनमें से एल्यूमिनियम था, माइनिंग था, मशीन टूल्स था, ड्रग्स था, केमिकल फर्टिलाइजर्स था, रोड एंड सी ट्रांसपोर्ट था। तो हमने दो शेड्यूल देख लिए, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी। अभी बात दिया गया था कि स्टेट गवर्नमेंट किस पे फोकस करने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट किस पे फोकस करने वाली है। अब ये नहीं है कि इन पर सेंट्रल गवर्नमेंट का हक नहीं था, सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडस्ट्रीज पे भी आ सकती थी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इन जो ये इंडस्ट्रीज इन पे नहीं आ सकती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट का हक तीनों पे था, ए बी सी, लेकिन मेनली फोकस था इस पर, किस पर था, इन इंडस्ट्रीज पर। और बी वाली जो थी वो दे दी गई थी स्टेट गवर्नमेंट को। और जो सी में जितनी भी इंडस्ट्रीज बची हैं, लेफ्ट ओवर इंडस्ट्रीज मतलब कि और जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, लाइक कपड़ा बनाने वाली, साइकिल बनाने वाली, जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो दे दी गई थी प्राइवेट हाथों में। किसमें, प्राइवेट सेक्टर में। सबसे बड़ा यहाँ पे अगर स्टेप था तो वो यही था कि प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया गया। जब तक आप प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट नहीं करोगे ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया गया। अब प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के पीछे ग्रोथ का क्या संबंध है? संबंध ये है कि गवर्नमेंट सोचती है सोशल वेलफेयर के लिए, वो जनता को देखकर करती है, और प्राइवेट सेक्टर सोचता है प्रॉफिट मेकिंग के लिए। जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक ग्रोथ नहीं होगी इकोनॉमी की, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया गया। शेड्यूल सी पढ़ लेते हैं, रिमेनिंग इंडस्ट्रीज टू बी पार्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। उसके बाद इन ऑर्डर टू ओपन न्यू इंडस्ट्री और टू एक्सपेंड प्रोडक्शन, मतलब कि अगर आपको न्यू इंडस्ट्रीज ओपन करनी है, अपना प्रोडक्शन को एक्सटेंड करना है, जो आपका प्रोडक्शन है उसको क्या करना है, एक्सटेंड करना है, इसके लिए आपको लाइसेंसिंग की जरूरत थी। किसकी? आपको लाइसेंस बनवाना पड़ता था, परमिशन लेनी पड़ती थी। आप किसकी परमिशन ले सकते हो? अपनी स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन ले सकते हो, ठीक है। इसमें ये बोला गया था शेड्यूल सी के हिसाब से इन जो ये 12 और ये 17 इंडस्ट्रीज को छोड़कर प्राइवेट सेक्टर किसी भी इंडस्ट्री में वर्क कर सकता है, लेकिन अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है अपना, या फिर आपको न्यू इंडस्ट्रीज ओपन करनी है, तो आपको लाइसेंसिंग और परमिशन चाहिए किसकी? स्टेट गवर्नमेंट की। जिसकी वजह से बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर वाले इंडस्ट्रीज खोलना पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि बार बार जाके गवर्नमेंट के ऑफिस में आप साइन ले रहे हो, अपनी न्यू फर्म खोल रहे हो तब भी ले रहे हो, न्यू ब्रांच खोल रहे हो तब भी ले रहे हो, अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हो तब भी ले रहे हो, बाहर से कोई माल मंगा रहे हो तब भी ले रहे हो, यहाँ से कोई माल बाहर भेज रहे हो तब भी ले रहे हो। तो इसलिए परेशान थे प्राइवेट सेक्टर वाले, ज्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहे थे। और इसी सारी प्रॉब्लम्स को हटाया गया था आपका 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म में, जिसके बारे में मैंने बहुत डीपली वीडियो बनाई है। अगर आप लोग मेरे इसमें जाओगे इंडियन इकोनॉमी के जो भी प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी वीडियो, ठीक है, जिसमें मैंने बहुत ही डीपली 1991 में क्या हुआ था, और ये वो रिफॉर्म था जिसने हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ही बुरी तरह चेंज कर दिया और हम बहुत ही जल्दी डेवलप होने लगे, ठीक है। तो इसका थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इनमें 3 मुद्दों पे बात हुई थी। एलपीजी, एल मतलब होता है आपका लिबरलाइजेशन, पी मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, और जी मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन से मतलब यह था कि यहाँ पे फ्रीडम प्रोवाइड की गई थी। क्या प्रोवाइड की गई थी? फ्रीडम। अब फ्रीडम किससे? जो आपको लाइसेंस और परमिशन लेना पड़ता था उसको रिड्यूस कर दिया गया कि अब आपको बार बार हर चीज के लिए लाइसेंसिंग नहीं करानी पड़ेगी, आप फ्रीली इंडस्ट्रीज ओपन कर सकते हो और वर्क कर सकते हो। तो इससे क्या हुआ, जो प्राइवेट सेक्टर है उनमें खुशी आई, क्योंकि आप जब भी साइन कराने जाते हो तो आपको पता है गवर्नमेंट के जो भी कर्मचारी होते हैं उनको पैसा चाहिए, घूस चाहिए, तो आपको बार बार पैसे देने पड़ते थे। अब वो हट गया, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे लिबरलाइजेशन किया गया था कि आपको फ्रीडम है कि आप अपनी इंडस्ट्रीज खोलिए, आपको लाइसेंसिंग और परमिशन की नीड नहीं है। और पी से होता है प्राइवेटाइजेशन, मतलब कि जितनी भी आपकी पीएसयूएस थी, मतलब कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, उनको क्या किया गया, कम किया गया, उनको बेच दिया गया, उनके शेयर्स बेच दिए गए, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया। क्यों किया गया डिसइन्वेस्टमेंट? क्योंकि गवर्नमेंट पर बहुत ज्यादा लोन था, लोन को कम करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया, कंपनीज के शेयर्स बेच दिए गए, एसेट्स बेच दिए गए, और जिसकी वजह से क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर्स में ग्रोथ हुई और इनको प्रमोट किया गया, मतलब कि प्राइवेटाइजेशन किया गया। बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनियां थी जिनको प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया, उनकी नीलामी कर दी, बेच दिया गया। तो यहां से प्राइवेटाइजेशन किया गया, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर ने
अपना योगदान दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे भी एक रूल था कि गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आप इंडस्ट्री चला सकते हो। क्यों? क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी में वर्क किया जाता है। किस पे किया जाता है? मिक्स्ड इकोनॉमी। और मिक्स्ड इकोनॉमी ये कहती है कि आप अपने मन से फ्रीली अपनी इंडस्ट्री को चलाओ, लेकिन आपका जो प्राइस है, रेट है, वो सोशल वेलफेयर में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोगों को, अगर आपकी इंडस्ट्री अकेली है और उनको वाटर चाहिए और आप बेच रहे हो 40 से 50 रुपए लीटर की पानी की, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट के उसमें दायरे में रह के आपको वर्क करना है। गवर्नमेंट का आपके ऊपर अधिकार रहेगा, लेकिन वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी तब तक जब तक आप अच्छे से काम करते हो। और जो जी है, ये है ग्लोबलाइजेशन। इसमें क्या किया गया? मतलब कि जो बाहर की कंट्री, उनको बोला गया कि आप हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करिए। मतलब कि जो आप जहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए टैक्स लगता था बहुत ज्यादा, मतलब इतना अलाउ नहीं करते थे, उसको हटा दिया गया और बोला गया कि आराम से आइए, शौक से आइए, हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करिए। जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, प्राइवेट कंपनियों के हाथ में पूरी कमान आ जाएगी, तो बाहर की कंट्री क्या करेंगी? इन्वेस्टमेंट करेंगी, और जिसका बहुत बड़ा प्रॉफिट देखा गया। और इसमें क्या हुआ? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी प्रमोट किया गया कि बाहर का जो पैसा है हमारी कंट्री में आना शुरू हो गया। बाहर के देशों ने हमारी जो कंट्री है उसमें आकर इंडस्ट्री सेटअप की। बाहर के देशों ने हमारी कंट्री के लिए दिलचस्पी दिखाई, और आज बहुत सारी कंपनियां बाहर की कंट्रीज की हैं। तो इसमें हमने क्या क्या सीखा कि इंडस्ट्रीज की ग्रोथ करना इंपॉर्टेंट क्यों था, उसका रीजन आपके सामने है। साइड बाय साइड एग्रीकल्चर की भी ग्रोथ करनी चाहिए थी, जिसके लिए गवर्नमेंट ने इतना ध्यान नहीं दिया, और इसीलिए आज भी हम अनएम्प्लॉयड हैं और आज भी हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज के लिए तो बहुत सारे एफर्ट्स किए गए, लेकिन एग्रीकल्चर में इतना ध्यान नहीं दिया गया। तो ये था हमारा पॉइंट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। कौन सी हमने बात की? 1948 की बात की, जो पहली थी, जिसमें मिक्स्ड इकोनॉमी को इकोनॉमी सिस्टम दर्शाया गया। 1956 की बात की, इसमें 3 शेड्यूल पे बात हुई थी। तो ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। इस चैप्टर में आपके लिए 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो घुमा फिराकर इन 2 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन से आएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आपको एलपीजी, मतलब जो एक 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म है, वो भी इंपॉर्टेंट है, आपकी इसमें डिस्कस किया गया है, बट मैंने उसको दोबारा नहीं किया क्योंकि ओवरलैपिंग हो जाती है, आप पहले पढ़ चुके हो। जिनको नहीं उसकी नॉलेज है वो जाकर वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप जाइए शौक से देखिए। मैंने बहुत ही डीपली इसको वहां पे दर्शाया है, एक पॉइंट दर्शाया है। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए हमारे साथ मिलके। थैंक यू।